हेलो दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को, इतिहास को कितने भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, उसमें पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हम लोग आइए अध्ययन कर लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में पहला है स्तंभ लेख। तो आइए स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, स्तंभ लेख है, मेहरौली स्तंभ लेख है। दोस्त, पहला मेहरौली स्तंभ लेख है। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? दोस्त, मेहरौली के दिल्ली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के परिसर में है। और ये किसने खोजा है? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है ये, और ये गुप्तकालीन है समय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 412 ईस्वी के बैसड़ों होने बंगाल में विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करते हैं। मूलतः यह स्तंभ विष्णु पहाड़ी, संभवतः उदयगिरी, मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला स्तंभ लेख कौन सा है? दोस्तों, ये है प्रयाग प्रशस्ति। और यह स्थापित कहाँ हुआ है? दोस्त, प्रयाग में। और स्थापित किसने किया है? दोस्त, शासक कौन है? समुद्रगुप्त। और समय कौन सा है? तो यह गुप्तकालीन। तो संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी के पास से लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उनकी विजयों एवं राज्य विस्तार का वर्णन है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है मित्र? बौद्ध स्तंभ है। बौद्ध स्तंभ है भरहुत, जो कि सतना मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है दोस्त। और राजा उस समय था दोस्त राजा वासुदेव, और समय था शुंग काल का। तो इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है दोस्त मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा उत्तर प्रदेश, और शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और समय है गुप्तकालीन का। तो यह प्रथम गुप्त अभिलेख है, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायियों गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए, अगला क्या है दोस्त? अगला और देख लेते हैं। तो पांचवा स्तंभ लेख क्या है मित्र? ये है गरुड़ स्तंभ लेख। और ये है दोस्त बेसनगर विदिशा एमपी से प्राप्त हुआ है। समय है, संबद्ध व्यक्ति कौन है? तो ये भागभद्र हेलियोडोर, ग्रीक शासक एंटियोकस का राजदूत से संबंधित है दोस्त। और समय है शुंग काल। और अभिलेख की विषय वस्तु क्या है दोस्त? इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में हेलियोडोर को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का भी उल्लेख है। अगला है एरण स्तंभ लेख दोस्त। एरण जो है वो मध्य प्रदेश में है, सागर जिले में है। संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये समुद्रगुप्त है, और समय है गुप्तकालीन। तो यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। इस अंक का उत्कीर्ण किए गए हैं दोस्त। अगला है एरण स्तंभ लेख दोस्त दूसरा। तो एरण स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है, बुद्धगुप्त के शासन काल में बना हुआ है। समय है गुप्तकालीन। तो यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण है, तथा इसमें भगवान विष्णु के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु का उल्लेख मिलता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी गाजीपुर के यूपी में है दोस्त। स्कंदगुप्त शासक हैं, और ये समय है गुप्तकालीन। तो इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हूणों के आक्रमण
तथा स्कंदगुप्त द्वारा उसके दमन का उल्लेख मिलता है। अगला है बिहार स्तंभलेख। दोस्त यह है बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ है। शासक थे उस समय स्कंदगुप्त और समय था गुप्त कालीन। तो इस स्तंभलेख में कोई तिथि अंकित नहीं है। स्कंदगुप्त तक के शासकों का उल्लेख इसमें है। बिलसड़ लेख या बिलसड़ एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये गुप्त काल कुमार गुप्त का अभिलेख है दोस्त, स्तंभलेख है। अगला है दोस्त एरण। एरण स्तंभलेख। एरण मध्य प्रदेश में है। शासक है भानुगुप्त दोस्त और ये समय है गुप्त कालीन। तो अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया? अगला है तालुगुंडा। तालुगुंडा है दोस्त अगला। तालुगुंडा स्तंभलेख है। ये शिमोगा मैसूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। शांति वर्मन एवं मूरवर्मन उस समय के शासक थे और यह गुप्तकालीन रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्त साहित्यिक स्रोत। अभी तक हम लोग दोस्त कह रहे थे इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत, अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्त साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्त यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीन उपलब्धि पांडुलिपि ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त है। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत की प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष, चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। तो ये देखिए पहले ऋग्वेद है दोस्त, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके उपवेद है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है दोस्त उपवेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। ये संबंधित है दोस्त चिकित्सा शास्त्र से। आयुर्वेद और धनुर्वेद है युद्ध की कला से संबंधित है। गंधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है और शिल्पवेद जो है वो भवन निर्माण कला से संबंधित है। आगे देख लेते हैं मित्र। तो संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत और पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए वेद क्या है दोस्तों? वेदांग है। तो वेदांग तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये कुल 6 हैं दोस्त। कितने हैं? 6 हैं। पहला है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका निर्माण हुआ है। कल्प है। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम। व्याकरण, इसमें नामों एवं ऋतुओं की रचना एवं सर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बनाए गए हैं। निरुक्त के दोस्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम या भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्त छंद है। छंद तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया गया है। ज्योतिष क्या है दोस्त? इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि हैं। अगला क्या है दोस्त? आगे देख लेते हैं मित्र। आइए आगे। ये देखिए दोस्त, सूत्रलेख का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का गहन प्रकाश डाला है दोस्त। आइए आगे डाल देते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में
इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है मित्र। आगे देख लेते हैं भैया। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। वर्तमान इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णा के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान एवं सूत्रों में दिए गए जातक कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारंपरिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। सौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्योमेट्री और गणित का अध्ययन भी वहीं से आरंभ होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला देख लेते हैं भैया। अगला विदेशी यात्रियों के विवरण देख लेते हैं दोस्त। विदेशी यात्रियों के विवरण क्या है दोस्त? विदेशी यात्रियों के तो पहले है यूनानी लेखक ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। वह पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी और टालमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है मित्र। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी 80 ईस्वी से 115 के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत लिखा है। टालमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा पूर्व की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है मित्र। कास्मास इंडिकाप्लेस्टस यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। अल मसूदी यह 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन तहकीक ए हिंद किताब ए हिंद की रचना की है, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं भैया। आइए तो ये देखिए चीनी लेखकों के कुछ रचनाएं और उनके वर्णन आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये हैं फाहियान 399 से 414 ईस्वी में रचनाएं इनकी है। फोक्यो की भारत की तत्कालिक विवरण राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशाओं का। फाहियान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल का भ्रमण किया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेख नहीं है द्वारा शासित मध्य और विस्तृत
मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया है। इसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज का मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता और धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर विहार की निःशुल्क पूर्णशालाओं एवं औषधालयों निर्माण की जानकारी दी है। अगला है दोस्त, अगला है सुंग यून 512 से 513 ईस्वी तक वो भारत आया था। इसने बिहार अथवा बंगाल के तत्कालीन राजनीतिक आधार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। अगला है वेन सांग 629 से 645 ईस्वी में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की, जो पाश्चात्य संसार के लेखक हैं। वेन सांग ने लगभग 16 वर्ष तक भारत की यात्रा की एवं यहाँ प्रवास किया। उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा यहाँ के ज्ञान एवं शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालिक भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख है। उसने कन्नौज, हर्ष की राजधानी का नगर वर्णन, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातियों उपजातियों में एक बड़े समारोह, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन किया है। अगला देख लेते हैं दोस्त, अगला कौन है विदेशी यात्री, तो यह इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी में भारत आया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखा। दोस्त इत्सिंग वेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल के ताम्रलिप्ति वर्तमान ताम्लुक 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। बोधगया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की थी। उसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के संप्रदायों का उल्लेख इत्सिंग ने चीन वापस जाते समय अपने बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां भी ले गया। मात्वलीन तो ये 7वीं शताब्दी में आया था दोस्त। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का अभियान का वर्णन करता है। अगला है चाओजू कुआं, ये 1225 से 1254 ईस्वी के बीच में भारत में आया था। इसकी रचना है चू फॉन्ग ची। इसने 13वीं शताब्दी के चीन अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। तो ये रहा दोस्त हिस्ट्री के पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक, साहित्यिक और विभिन्न स्रोतों से इतिहास जानने के विषय में आज का टॉपिक। बाकी शेष टॉपिक के साथ कर फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।